नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गजब जीके जीएस में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इसकी पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल के अंतर्गत जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल आते हैं उसके बारे में हम लोग ने संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लिया था। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अब आद्य ऐतिहासिक काल। इसके आगे पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, क्योंकि इतिहास को हमने 3 भाग में बांटा था, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल, जिसमें हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो आद्य ऐतिहासिक काल को ही हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आद्य ऐतिहासिक काल को हम लोग कांस्य युगीन काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन काल। हमने बता दिया था कि इतिहास को त्रियुगीन काल में बांटने का जो कार्य किए हैं वो किए हैं किन्होंने किया है? क्रिश्चियन थॉमसन ने। उन्होंने इतिहास को त्रियुगीन काल में बांटा है। पहला बांटे हैं उन्होंने तांबा वाला काल में, दूसरा कांसा वाला में और तीसरा किसमें? लोहा वाला काल में। तो हम लोगों ने ताम्र पाषाण काल, तांबा वाला जो काल था उसको हम लोगों ने समाप्त कर लिया। आज हम लोग चलेंगे कांस्य युगीन काल, कांसा वाला काल में। हमने आप लोग को बताया था कि आद्य ऐतिहासिक काल एवं कांस्य युगीन काल में ही ये दोनों काल के इसी समय में हम लोग का क्या चल रहा था? सिंधु सभ्यता। क्या चल रहा था? सिंधु सभ्यता। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल के समकालीन थी? तो कांस्य युगीन काल के या फिर आद्य ऐतिहासिक काल के। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता आखिर है क्या। इसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। सिंधु सभ्यता में एक वर्ड आ रहा है आपका सिंधु, मतलब है कि सिंधु सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के इर्द गिर्द ही फैला हुआ था। और ये जो सिंधु नदी है ये आप इंडिया का मैप में अगर देखिएगा तो उत्तर के जम्मू कश्मीर से इधर जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है और यही जो क्षेत्र है इधर में आकर के क्या होता है, मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये जो एरिया है ये जम्मू कश्मीर ऊपर में है और इधर से ही सिंधु नदी जो आई है और ये एरिया पाकिस्तान का और ऊपर में है ये एरिया है अफगानिस्तान का। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है यही सब क्षेत्र में फैला हुआ था। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे तो फैली हुई थी ही। इसका सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये हमारे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। कौन? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो है हमारे भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। भारत की पुरानी सभ्यता तो है ही, लेकिन पूरे विश्व में प्रचलित टॉप 4 का 4 सभ्यता में ये मायने रखती है। किसका? सिंधु सभ्यता भी अपने आप में मायने रखती है, जिसमें से कि पहला जो सभ्यता है वो आता है मिस्र की सभ्यता, जो कि नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। दूसरी सभ्यता जो आती है वो आती है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि दजला एवं फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी। तीसरी है चीन की सभ्यता, जो कि हुआंगहो नदी के किनारे विकसित हुई थी। इस वजह से चीन की सभ्यता को हुआंगहो की सभ्यता भी कहा जाता है। उसी तरह से भारत की जो सभ्यता है सिंधु सभ्यता, ये सिंधु नदी के इर्द गिर्द विकसित हुई थी। इस वजह से इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, ये जानकारी आप लोग को मिल गया होगा। इसके बारे में फिर हम लोग जानेंगे कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसी ने जानकारी तो दिया ही होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो जानकारी दिया था, जानकारी का जो इंग्लिश होता है वो होता है मैसेज देना। मैसेज का हिंदी संदेश भी होता है बट जानकारी भी होता है। तो सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैसेज जो दिया था, क्या दिया था? मैसेज। आपको ये वर्ड याद रखना है। अगर सिंधु सभ्यता को याद रखना है तो आपको कौन सा वर्ड याद रखना है? मैसेज। मैसेज से हम लोग याद रखेंगे मैसेन।
मैसेज से मैसेन, और इनका पूरा नाम था चार्ल्स मैसेन। तो सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जो जानकारी दिए थे वो उनका नाम क्या था? चार्ल्स मैसेन साहब। ओके, ये चार्ल्स मैसेन क्या हुआ कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में ये घूमने गए थे, तो वहां पे देखे कि वो कोई सब सभ्यता है, सब पुरातात्विक विभाग के लोग, ये सब क्या थे? पुरातात्विक विभाग के ही सब लोग थे। तो ये लोग जहाँ तहाँ घूमते रहते थे और देखते रहते थे कि यहाँ पे क्या चीज है। तो ये जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में गए तो देखे कि इधर भी कोई सभ्यता है। तो ये दौड़े दौड़े आए कहाँ? भारत में। उस समय तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी भारत में ही था, ठीक है ना। तो चार्ल्स मैसन साहब दौड़े दौड़े यहाँ पे आए। इन्होंने जो भारतीय पुरातात्विक विभाग के जो जनक है, कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम, उनसे बोला कि कनिंघम साहब आप यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं? जो चलिए ना उधर एक जगह हम देखें, लगता है उधर पुरानी सभ्यता है, हम लोग वहाँ पे खुदाई करेंगे। तो कनिंघम साहब गए, वो देखे, बोले हाँ कुछ तो बात है। तो वो बोले कि ये सब काम हमसे नहीं होगा, जो ऐसा करिए ना कि आप मार्शल साहब को बुलाइए। किसको? मार्शल साहब को। मार्शल कहने का मतलब है जॉन मार्शल, ठीक है। कनिंघम साहब कहने का मतलब हुआ क से कनिंघम, क से कार, छोटा कार से वो काम नहीं हुआ, होगा केकरा से? मार्शल साहब से। तो चार्ल्स मैसन साहब बोले अच्छा ठीक है बुलाइए। मार्शल साहब वहां पे गए, देखे जब चार्ल्स मैसन, जॉन मार्शल और अलेक्जेंडर कनिंघम, ये तीनों मिलकर के गए, उस क्षेत्र का दौरा किया। तो दौरा करते करते बेचारा तीनों क्या किए? थक गए। जब थक गए तो बोले कितना हम लोग चल दिए? जब थक गए महाराज इतना जल्दी, जिसको नापिए तो कि कितना दूर हम लोग, कितना डिस्टेंस हम लोग तय कर लिए। जब तीनों मिलकर नापे तो देखे कि बाप रे बाप, ये तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कहने का मतलब हुआ मेरे दोस्त कि सिंधु घाटी सभ्यता जो फैली हुई थी ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मैसन ने। ये जो जॉन मार्शल थे, मैं बता दूं कि जॉन मार्शल क्या थे? तो ये थे भारतीय पुरातात्विक विभाग के महानिर्देशक थे। इनका काम क्या था? इन्होंने क्या किया? काम नहीं, इन्होंने क्या किया पहले इनके बारे में मैं बता दूं। जॉन मार्शल जो थे ये इंग्लैंड के थे निवासी। ये भारत में सन 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातात्विक विभाग के क्या थे? महानिर्देशक थे। इसी 1902 और 1928 के बीच में एक ईयर आता है 1921। इसी 1921 में जॉन मार्शल साहब ने दयाराम को बोला, ए दयाराम कुछ दया करो, जे हमने तीनों मिलके तो गेलियो, ऐसा करो ना कि खुदाई करे के काटवार हम तोरे दे दियो, चला खुदाई उदाई करे। ठीक है, किन्होंने बोला? जॉन मार्शल साहब ने। किनसे बोला? दयाराम साहनी से बोला। ठीक है, दयाराम साहनी बोले अच्छा ठीक है मार्शल आप बोल रहे हैं तो हम चलते हैं। दयाराम साहनी गए वहां पे और सबसे पहले जो 1921 ईस्वी में उन्होंने खोजा, तो किसको खोजा? हड़प्पा का। खोजा नहीं मतलब कि खुदाई किया। किन्होंने? दयाराम साहनी ने। जॉन मार्शल साहब बोले कि महाराज देन आप अगर खुदाई करते हैं ना तो आराम से कीजिएगा, कोई भी सामान मिलेगा तो उसको आप आराम से रखिएगा, संजोग करके, ऐसा ना हो कि आप फोड़ तोड़ दीजिएगा। दया दिखाते हुए खुदाई करना है। तो दयाराम साहनी बोले अच्छा ठीक है, मेरा जैसा नाम है ना दयाराम, हम उसी दयालु भी हैं और किसी भी चीज को तोड़े फोड़ेंगे नहीं। दयाराम साहनी मतलब कि खुदाई कर रहे थे तो कुछ मिल रहा था तो उस पर कुछ लिखा हुआ तो था। ऐतिहासिक काल का मतलब ही क्या है कि लिखा हुआ है लेकिन पढ़ नहीं पा रहे थे, इसी वजह से इसका नाम ऐतिहासिक काल है। दयाराम साहनी बोले ए मार्शल साहब आप तो महानिर्देशक है ना, आइए तो पढ़िए, तो इस पर चट्टान जैसा कुछ मिला है, इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ के हमको बताइए तो कि क्या चीज है। तो मार्शल साहब बोले हम मर्दे हमरा तो समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ लिखा हुआ है। दयाराम साहनी भी नहीं पढ़ पाए, जॉन मार्शल भी नहीं, जितने भी लोग वहां पे थे, जो भी लेबर लोग थे, किसी को भी वो चीज पढ़ने समझ में नहीं आया, वो पढ़ नहीं पाए। तो इसी वजह से कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आप जो भी चीज मिला उसके बारे में
पढ़ नहीं पाए, मतलब उसके सिर्फ भाव को समझा जाता था कि ओ ये फलाना फिगर है, ये तो रो रहा है। जैसे दयाराम साहनी को एक मिला, उसमें ही क्या देखे कि ये वो रोवे में लगल है, क्या कर रहा है, रो रहा है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि वहाँ जो भी चीज मिला उसके सिर्फ हाव भाव को देख करके ही लोग समझ रहे थे कि कैसा है नहीं है जो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि था वो क्या था, भाव चित्रात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक कहने का मतलब, और लिपि का मतलब आप लोग को पहले मैं बता दूं, लिपि का मतलब होता है, लिपि एवं भाषा दो चीज है जिस दोनों में बहुत फर्क है। भाषा होता है जिसे हम लोग बोल करके व्यक्त करते हैं, और लिपि का मतलब होता है लिख करके व्यक्त करना। लिपि जैसे हम लोग देवनागरी लिपि हम लोग का है, जो तमिल में होगा उनका तमिल लिपि होगा, गुजरात वालों का अपना गुजराती लिपि होगा। उसी प्रकार से जब इतिहास में हम लोग आते हैं तो लिपि का चर्चा मिलता है। जैसे खरोष्टी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखा जाता है, लेकिन हम लोग का जो लिपि है देवनागरी, वो हम लोग देवनागरी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। उर्दू एवं खरोष्टी जो है वो दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। जैसे आप उर्दू लिखते हैं तो उर्दू क्या करते हैं, दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं। उर्दू क्या लिखते हैं, दाएं से बाएं की ओर। मुझे लिखना नहीं आता है, लेकिन एक दोस्त था मोहम्मद ख्वाजा गजनफर अली हसन, उन्होंने ही ये मुझे सिखाया था अपना नाम लिखने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि था वो कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि भाव चित्रात्मक था। ये सब उस समय खुदाई कर रहे थे, दयाराम साहनी को बहुत सारा चीज मिल रहा था, लेकिन लिखा हुआ तो था, लेकिन ये पढ़ नहीं पा रहे थे। इसी वजह से कहा गया कि सिंधु सभ्यता का जो लिपि है वो कैसा है, भाव चित्रात्मक है। वो था नहीं उस काल में भाव चित्रात्मक, क्योंकि उस काल के लोग तो समझ रहे थे ना, लेकिन हम लोग के लिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भाव चित्रात्मक हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ सिंधु सभ्यता में कि ढेर सारे मोहर मिले, सारे मोहर के मतलब कि लगभग 2000 से ऊपर मोहर मिला है सिंधु सभ्यता में, ठीक है ना। लेकिन किसी को भी पढ़ नहीं पाया, किसने, सिंधु घाटी मतलब हम लोगों ने इसे पढ़ नहीं पाया। आगे हम लोग अब चलते हैं, इसके बाद स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। अब देखिए, दयाराम साहनी जब खुदाई करवा रहे थे तो जॉन मार्शल साहब बोले, दयाराम साहनी बोले, अरे देखिए ना महाराज जी खोद रहे हैं ना तो सगरों खट कर रहा है। क्या कर रहा है, खट कर। तो बोले कि एकदम आराम से खोदना। यहाँ खोद रहे थे इस तरह से, यहाँ पे खोदे, फिर इधर से देखे कि यहाँ पर से ऐसे है और फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे था और यहाँ से ऐसे था। इसका मतलब समझ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बने हुए थे वो क्या थे, समकोण पे बने हुए थे, ग्रिड पद्धति पे बने हुए थे। सब एक दूसरे को कहाँ पे थे, समकोण पे बने हुए थे। अभी भी आप जाइए कोलकाता में जाइए तो सेक्टर वाइज सेक्टर बना हुआ है, सारे के सारे जो भी सेक्टर में आप प्रवेश करिएगा तो लगेगा कि हम एक ही सेक्टर में हैं, उसी सेक्टर में फिर से। इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का भी जो घर था, जैसे यहाँ पे एक घर बना हुआ है, मान लीजिए एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, यहाँ, इस तरह से मतलब घर बना हुआ था एक दूसरे के सामने सामने। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का एक खासियत था, खासियत ये था, आज हम लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं तो सबसे पहले रोड पे ही हम लोग क्या करते हैं, मुख्य दरवाजा क्या करते हैं, रोड की तरफ खोल देते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे अपने घरों का मुख्य दरवाजा सड़क पे ना करके सड़क के विपरीत दिशा में करते थे, मतलब पीछे से घूम करके जाते थे। जैसे ये रोड है ना, ये वाला रोड है, और ये जो घर था दरवाजा जो उनका होता था इस साइड में होता था, इधर से ऐसे घूर करके ये जाते थे यहाँ पे। सोचिए, जरूर हम लोग को लगता होगा कि हम लोग बहुत चालू हैं, बहुत चालाक हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग मुख्य दरवाजे पे खोल तो देते हैं गेट, लेकिन होता क्या है, बच्चा उच्चा कभी कभी रोड पे निकल जाता है और एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। लेकिन सोचिए ये लोग कितना लोग थे, मुख्य दरवाजे
जो रहता था उनका सड़क की ओर ना होकर के घर के पीछे से वो लोग निकलते थे। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अधिकतर जो घर था वो मुख्य दरवाजे की, उनका जो दरवाजा था घरों का वो मुख्य दरवाजे की ओर होता था या नहीं होता था? तो मुख्य दरवाजे, सड़क की ओर मुख्य दरवाजा नहीं होता था। ठीक है, और इससे आपको समझ में आ रहा है कि ये रोड है, नहीं लग रहा है कि हाईवे जैसा है? तो इससे ये साबित होता है, और ये तो दयाराम साहनी ने खुदाई करके ये चीज निकाला ना। एक जगह क्या हुआ कि वो खोद रहा था खटखट किया दीवार जैसा, इधर से ऐसे ऐसे, इधर से ऐसे ऐसे, इधर से ऐसे ऐसे, फिर देखा तो बोला जॉन मार्शल साहब, ए मार्शल साहब आप इधर आइए, महाराष्ट्र में हम इसको खोद रहे हैं ना जी, तो ये बहुत बड़ा एरिया जो है ये क्या है, बाउंड्री से घिरा हुआ है, बाउंड्री से घिरा हुआ। तो बाउंड्री से आपको लगता है कि कोई गांव घिरा हुआ रहेगा? ऐसा नहीं। पहले के जमाने में क्या होते थे, राजा महाराजा जो होते थे अपने नगर की सुरक्षा के लिए नगर के चारों ओर बाउंड्री का निर्माण कराते थे। कहने का मतलब क्या हुआ कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, ऑप्शन दे देगा ए में ग्रामीण सभ्यता, ऑप्शन बी में दे देगा बुद्धू सभ्यता, ऑप्शन सी में दे देगा मूर्ख सभ्यता, ऑप्शन डी में दे देगा नगरीय सभ्यता। तो आप क्या मारिएगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता में आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े क्या मिल रहे हैं, हाईवे टाइप के मिल रहे हैं, चौराहा वगैरह है, और एक बहुत बड़ा जो नगर है वो क्या है, चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ है। कहने का मतलब क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता है। ये सब चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब सिंधु घाटी सभ्यता के काल के बारे में हम लोग जानेंगे। काल कहने का मतलब क्या हुआ, समय, कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो किस समय से किस समय तक का है। तो सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता के बारे में अनेकों विद्वान आए और अनेकों प्रकार के मत दिए। जैसे कि आपका आए मार्टिन व्हीलर साहब आए। कौन आए? मार्टिन व्हीलर साहब आए। इन्होंने कहा कि सिंधु सभ्यता का जो काल है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। ये किनका कहना था? व्हीलर साहब का। उसके बाद आए बिल्ली साहब, उसके बाद बिल्ली साहब आए। इन्होंने बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है 2800 ईसा पूर्व तक ही है। बिल्ली क्या बोल रही है कि 2800 ईसा पूर्व तक है। इनका मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बस याद रखने के लिए बता रहा हूँ। बिल्ली साहब ने क्या बोला? 2800 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आए हमारे जॉन मार्शल साहब, बोले है ये है, तुम लोग का तो दिमाग खराब हो गया, हम खुदाई करवा रहे हैं, हमको पता नहीं है। जॉन मार्शल साहब बोले कि ऐसा नहीं है, ये जो काल है वो है 2750 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व तक है। कौन बोल रहे हैं? जॉन मार्शल साहब। डीपी अग्रवाल बोले अरे मार्शल साहब थोड़ा सा दम दीजिए, अभी हम यहीं पे हैं। डीपी अग्रवाल साहब बोले कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। कहां से? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। आप लोग को लग रहा होगा कि ऐसा कैसे लिख रहे हैं आपकी 2500 से 1500। तो ईसा पूर्व जो है वो उल्टा चलता है, और ईसवी है जो 1 से स्टार्ट होकर के ईसवी चलता है, और ईसा पूर्व जो है, जैसे आप ईसा मसीह का नाम सुने होंगे, तो ईसा मसीह जन्म लिए थे 1 ईस्वी में। इनके बाद जो सब चला 2, 3, 4, 5 ऐसे चल रहा था। लेकिन ईसा मसीह के जन्म के पहले के काल को हम लोग कहते हैं ईसा पूर्व, जो कि उल्टा चलता है। उल्टा मतलब 2500 से घटते डिक्रीज होते चला आएगा। समझ में आ गया ये चीज? तो डीपी अग्रवाल साहब क्या बोले कि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। व्हीलर साहब आए बोले 25 से 15। बिल्ली बोले नहीं 28। जॉन मार्शल बोले ना 27 से 23। पूरा याद हम लोग को नहीं रखना है। ये नहीं कि 2500 से 1500, ऐसे याद कभी नहीं होने वाला है, फिर आपको रटना पड़ जाएगा। हम लोग को क्या याद रखना है? व्हीलर साहब बोले कि 25 से 15, बिल्ली बोला ना 28। जॉन मार्शल क्या बोले? नहीं 27 से 23। डीपी अग्रवाल बोले कि ना 23.5 से 17.5। और ये जो कार्बन डेंटिंग विधि होता है, रेडियो कार्बन डेंटिंग विधि, इससे काल निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो इससे जो काल निर्धारण किया गया, तो सिंधु सभ्यता का जो काल आया वो आया 2350 ईसा पूर्व से
1750 ईसा पूर्व। आपका लग रहा है कि डीपी अग्रवाल साहब ने जो बोला था वो क्या था, सही था। और भी ढेर सारे विद्वान आए, सबने अपना अपना मत दिया, टोटल पढ़ना नहीं है, बस इतना जानकारी आपको रखना है। सबसे ज़्यादा मेन जो रखना है सिंधु सभ्यता के काल के बारे में, तो ये डीपी अग्रवाल वाला 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये जो डीपी अग्रवाल ने बोला वही चीज किसका है, कार्बन डेटिंग विधि का भी है कि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद थोड़ा सा मैप से मैं आप लोग को बता दूं ताकि समझ में ज्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैप से समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं इसमें कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ये कहां से कहां तक फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता कितने एरिया में फैली हुई थी और कहां से कहां तक फैली हुई थी। मैप थोड़ा छोटा हो गया फ्रेंड्स, आप लोग गुस्सा नहीं होंगे कि बार बार मिटा रहा है और ये कर रहा है। थोड़ा सा हम तुरंत बनाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। मैप मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग को मैप का चीज याद ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता जो फैली हुई थी वो फैली हुई थी इधर पूरब में था, यहाँ पे आलमगीरपुर। पूरब में जो है क्या, दिल्ली के बगल में एक क्या है जगह है, उसका नाम है आलमगीरपुर। ठीक है, पूरब में पूर है, पूर्व मतलब पूरब, तो आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता जो फैली हुई थी पूरब में आलमगीरपुर तक। उसके बाद पश्चिम में है सूतकांगे डोर तक। पश्चिम में सूतकांगे डोर जो कि समुद्र के किनारे बसा हुआ है, पाकिस्तान में ये जगह है। उत्तर में था फैला हुआ मांडा तक, जम्मू कश्मीर के मांडा तक। ठीक है, और दक्षिण में दा से दक्षिण और दा से दैमाबाद, महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैला हुआ था। ठीक है, देखिए ये हम इसीलिए बताए फ्रेंड्स कि अगर इसको आप मिलाते हैं, इस पॉइंट को अगर आप मिलाते हैं तो कैसा बन गया ये त्रिभुजाकार बन गया। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका जो आकार था ये कैसा था, त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था। और ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ था, कनिंघम साहब, मार्शल साहब और कौन, चार्ल्स मैसन साहब जब घूम फिर करके आए थे तो पूरा जो इसका क्षेत्रफल था कितना था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि पूरब में कहां तक था, आलमगीरपुर तक। पश्चिम में सूतकांगे डोर। पश्चिम कहने का मतलब अगर नहीं याद रहेगा तो मैं एक लॉजिक दे रहा हूं, आप लोग आराम से सुनेंगे। जैसे कि देखिए पश्चिम में बोल रहा, तो पश्चिम में सूरज जब डूब जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, सुत जाते हैं कि नहीं जाते हैं। पश्चिम में सूरज डूबता था ना, हम लोग सुत जाते हैं। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी पश्चिम में सुत जाते हैं, सुत से सूतकांगे डोर। पूरब में क्या होता है, पूरब कहने का मतलब है, पूरब में ये पूर्व लिखा हुआ है, लास्ट में ये पूर्व लिखा हुआ है, तो पूरब में आप बस पूरब से बोल आलमगीरपुर। 10 से दक्षिण और 10 से दैमाबाद। और उत्तर में क्या था, माथा होता। उत्तर सबसे ऊपर में क्या होता है, माथा। तो मांडा याद रखिए या फिर मांथा याद रखिए, माथा। ठीक है, ये चीज समझ में आया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का चौहद्दी हमको बताओ, तो चौहद्दी आप क्या बताइएगा, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में सूरज डूब जाता है तो हम लोग सुत जाते हैं। पश्चिम का ही देन है कि हम लोग सुत जाते हैं। ठीक है, तो सूतकांगे डोर। और पूरब में आलमगीरपुर। अब देखिए
आपका क्वेश्चन पूछता है कि ये चीज तो ठीक है, आप समझ में आ गया। अब पूछता है कि सूतकांगेडोर कौन नदी पे के किनारे बसा हुआ है, मांडा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे, दैमा किस नदी के किनारे। ये वीवीआई चीज है, इसको याद रखिएगा। सूतकांगेडोर जो है ये है दास्क नदी पे। सूतकांगेडोर किस नदी पे है? दास्क नदी पे है। और मांडा जो है, मांडा है चिनाब नदी पे। मांडा किस नदी पे है? मांडा जो ये जगह है ये स्थित है चिनाब नदी पे। दैमाबाद जो है ये है परवरा नदी पे। ऐसे भी आपका या मेरा या किसी और का अगर दम निकल जाता है तो हम लोग का क्या कर देते हैं, लोग परवा कर देते हैं। तो दैमाबाद परवा भी याद रखिएगा ना, तो परवरा क्या हो जाएगा, याद रहेगा। और आलम जी भोरे भोरे क्या करते रहते हैं, मैं ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा आपको क्लू दूंगा, आप समझ जाइएगा कि आलम जो है, आलम किनका नाम रहता है ये भी आप जानते हैं। और सुबह सुबह 4 से 5 बजे के भोर में आलम जी क्या करते हैं, हिंडन नदी के किनारे है। आलम जी सुबह सुबह क्या करने रहते हैं, हिनहिनाते रहते हैं। मैक पे आप सुनते होंगे, मैं किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, बस याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपके वजह से किसी को याद हो जाता है आलम जी, तो ये आपकी क्या है, बहुत बड़ी आपके लिए बात है, आप इसके लिए टेंशन ना लेंगे। सुबह सुबह आलम जी क्या करते हैं, हिनहिनाते रहते हैं, आप लोग सुनते भी हैं। तो हिंडन, ये चीज याद रहेगा, हिंडन आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। दैमाबाद परवरा नदी, दम निकल जाता है तो हम लोग को क्या कर दिया जाता है, परवा कर दिया जाता है। और सूतकांगेडोर जो है दास्क नदी पे है। और माथा हम लोग क्या करते हैं, किसी मांडा जो है किसी भी चीज का हम लोग को जैसे चुनाव करना होता है, किसी भी चीज, कोई इलेक्शन है, किसी को चुनना है, क्या करना है हमको, चुनाव करना है। चुनाव को छोड़िए ना, चुनाव तो अपना माथा से ही ना करेंगे, चुनाव क्या चीज से करेंगे, माथा से। तो समझ में आ रहा है ना कि मांडा चुनाव, माथा से ही चुनाव करते हैं। आलम जी सुबह सुबह ही निनाते हैं, ठीक है। दम निकल जाता है, दैमाबाद दम निकल जाता है तो हम लोग को परवा कर दिया जाता है। और सूतकांगेडोर दास्क नदी पे है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम है? तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यहीं तक चलते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे जो आप लोग को सबसे ज़्यादा परेशान करता है सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे स्थल हैं, जैसे कि आज एक स्थल का थोड़ा सा झांकी दिए थे हम, वो जगह था हड़प्पा, जो कि रावी नदी के किनारे 1921 ईस्वी में मिला था। तो टोटल के बारे में हम बताएंगे कि मोहनजोदड़ो में 122 ईस्वी में मिला, तो सिंधु नदी के किनारे था, तो राखालदास बनर्जी ने खोजा। लेकिन उसके लिए बहुत ही मस्त लॉजिक कल के वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट में हमें बताइए कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे आप लोग बताइए, और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कीजिए ताकि सभी को इससे फायदा हो। ओके, जय भारत, जय हिंद।